ढंग से देखें और अगर ठीक से प्रेजेंट कर दिया आपने सामने वाले व्यक्ति को, क्रिप्टो की नॉलेज थोड़ी बहुत भी है, तो वो बंदा अपने आप को रोक नहीं पाएगा, वो सीधा आपके साथ पीवीसी मेटा में एनरोल होगा, जिसका बेनिफिट भी मिला। लगभग 50 प्लस डायरेक्ट हुए और अच्छी खासी एक अर्निंग जनरेट होनी शुरू हो गई। और पीवीसी मेटा का प्लान इतना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। हालांकि सिस्टम ने हमें पीपीटी के माध्यम से ज्यादा कुछ प्रमोट तो नहीं किया है, वो हम लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उस पर हम डिस्कस करते हैं और कैसे अपनी टीम को प्रमोट करते हैं, वो हमारे हाथों में है। अब हमारे हाथों में है तो हमारे पास जो पलवाइन की जो टीम थी पहले से, उन्हें एजुकेट करने के लिए हमारे पास 2.5 महीने का सिस्टम ने समय भी दिया। उस समय को जिन लोगों ने अपनी टीम को एजुकेट करने में गुजारा, उन लोगों की आज वाहवाही है। जो लोग नहीं कर पाए या किसी कारण से दूसरे प्लानों में एनरोल हो गए अपने आप को, कल को वो लौट के आएंगे लेकिन उनके हाथ खाली हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अच्छा सा मौका खो दिया। आज आप लोगों के बीच में मैं मोटिवेशन करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं एजुकेशन का एक छोटा सा पार्ट लेके आया हूँ। और मेरा मानना है कि अभी जो टाइम चल रहा है पर्लवा इंटरनेशनल के इस दौर में, अभी मोटिवेशन का ज्यादा क्लासेस नहीं हो करके, बल्कि एजुकेशन की क्लासेस अगर ज्यादा हो जाए तो मजा आ जाए। अगले 4 से 6 महीने में अर्निंग सिस्टम ने जैसा बताया है ना कि डेली के लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, सच में कमा सकते हैं। पीवीसी मेटा ऐसा जबरदस्त प्लान है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें मैं क्रिप्टो के बारे में रखूंगा, उसके बाद में पीवीसी मेटा के बारे में भी शायद हो सकेगा या टाइम उतना बच पाएगा तो मैं पीवीसी मेटा का प्लान भी रखने का प्रयास करूंगा आप लोगों के बीच में। जितना मुझे जानकारी है मैं वो रखूंगा, और कहीं कोई भूल चूक होगी तो क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ इस मंच पे जितने भी साथी होंगे सभी हमसे बड़े होंगे, सभी का मैं सम्मान करता हूँ। और सभी साथियों के नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, फिलहाल तो नहीं हूँ। एक बार पुनः एमजीआरडी ग्रुप के जितने संस्थापक हैं और जितने भी यहाँ पे जो इसके संचालक हैं, सभी को मेरा फिर से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। करेंसियों का एक दौर जब स्टार्ट हुआ शुरुआती चरण में, जिसको हम हिस्ट्री ऑफ करेंसी कहते हैं, जब बार्टर सिस्टम से लोगों ने एक दूसरे को सामान के बदले सामान लेन देन किया करते थे, तब से हमारी इस करेंसियों का दौर स्टार्ट हुआ। आज क्रिप्टो करेंसी की बात करने से पहले हम करेंसी के इतिहास के बारे में अगर ना बताएं, ये करेंसियों के बारे में लोगों को ना बताएं, तो वो जान तो जाएंगे कि बाइनेंस में सेल बाई कैसे करना है, हो सकता है, बट उसके पीछे की मैकेनिज्म को नहीं जान पाएंगे। और ये चीजें जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक पीवीसी मेटा के बारे में आप उनको ठीक से प्रमोट नहीं कर पाएंगे। और यही कमी बहुत सारे साथियों के बीच में हुई, जो उनकी टीमें जो है उनके साथ आज नहीं है, या फिर हम उन टीमों को उस तरह से प्रमोट नहीं कर पाए। लोग आज कह रहे हैं भाई हम 5,000 रुपए क्यों लगाए सीड फंडिंग में, पीवीसी मेटा हम क्यों खरीदे, हमारे अपलाइन ने मना किया है या उसने मना किया है, या फिर हम पैसे क्यों लगाते जाए। मेरी मानिए तो आप पलवाइन में भी एक छोटी सी 2250 रुपए की एक डोनेशन देकर के आए थे, और उन्होंने आज आप उन्हीं में से कई लोगों ने अपने सफर को रूबी लेवल तक तय किया है। उन्हीं में से कई सारे लोगों ने तो 5 लेवल तक को तय किया है। एमएचएस लेवल पे हजारों लोग हैं। आज क्वार्ट्ज और ओनिक्स के बारे में तो मैं कह नहीं सकता। तो मेरा कहना है कि यहाँ तो एक छोटी सी शुरुआत हो रही है, जो आपके 5,000 या 10,000 रुपए मैं समझ सकता हूँ। आज के डेट में 500, 800, 1000 रुपए से कम तो एक मजदूर का भी इनकम नहीं रह गया, क्योंकि महंगाई दर इस हिसाब से बढ़ी है कि उनकी इनकम की हिसाब से है। तो 5,000 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। जो लोग पहले ही घबरा जाते हैं कि 5,000 लगाना पड़ेगा, लेकिन इस 5,000 के बदौलत आपको कितनी बड़ी इनकम मिलने वाली है इस पीवीसी मेटा के रूप में, शायद हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। और इसी कारण से या तो हमारी टीम हमारे साथ नहीं आ पा रही, या फिर हम अपनी टीम को नहीं बता पा रहे हैं। जिस दिन हम अपने टीम के विजन को क्लियर कर देंगे और इस पीवीसी मेटा की ताकत को बता पाएंगे, मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो पलवाइन में हो और पीवीसी मेटा के इस प्रोजेक्ट में ना आए। 110% आना चाहिए। और जितने भी साथियों ने मुझसे बात करी है, या फिर जिन लोगों को मैं बात किया हूँ, या जिनसे हमारी बातें होती इनको लेकर के, मैं समझता हूँ सारे लोग न केवल सीड फंडिंग बल्कि टोकन फार्मिंग भी कर रहे हैं। और सिस्टम ने भी नोटिफिकेशन में लिख रखा है साफ साफ कि पहले चरण और दूसरे चरण के अनुभव, पहले चरण और दूसरे चरण के परफॉर्मेंस के आधार पर तीसरे चरण में उनको फ्री टोकन दिए जाएंगे। तो इन चीजों को समझना चाहिए। और सिस्टम की कई चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं समझ पाते पहली झलक में। कोई मसला नहीं समझ पाते हैं तो जितना हम समझते हैं उतना प्रमोट करें और लोगों को बताएं। पीवीसी मेटा के प्लान को मैं थोड़ी सी रखूंगा आप लोगों के बीच में। उससे पहले मैं कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ सब रखना चाहूंगा। करेंसी का उदय जो है बहुत पहले से हुआ है, लेकिन क्यों उदय हुआ है इसके पीछे का रीजन मैं बता दूं आपको कि
जब लोग एक दूसरे से जो चीजें उनको चाहिए थी, क्योंकि करेंसी जो होता है वो विनिमय का एक माध्यम है, खरीद बिक्री का आप कह सकते हैं। करेंसी से हम करते क्या है, सामानों को खरीदते हैं या फिर सर्विस को खरीदते हैं। जो हमारे पास मुद्राएं होती है, जो हमारे पैकेट में जो मनी है, उससे हम यही दो काम करते हैं, या तो हम सर्विसेज खरीदते हैं या फिर हम कुछ सामान को खरीदते हैं जो हमारी जरूरत की होती है। तो इसके लिए जो है, जब जरूरत पड़ी स्टार्टिंग में, तब उनके पास एक करेंसी उस समय नहीं थे, उन करेंसियों का आविष्कार नहीं हुआ था। तब जरूरत पड़ी, जो बार्टर सिस्टम बहुत लोग जानते हैं, इस मंच पे जानते होंगे। बार्टर सिस्टम में जैसे अनाज दे करके अनाज ले लेना, चावल दे करके उसके बदले गेहूं ले लेना, बैल दे करके गाय खरीद लेना, गाय दे करके भैंस खरीद लेना। लेकिन उसमें आगे चल करके प्रॉब्लम शुरू हुई। जैसे किसी को बैल खरीदना है, बकरी दे करके बैल खरीदना है, तो उस समय करेंसी क्या था, वो बकरी और बैल ही करेंसी थे। लेकिन प्रॉब्लम तब हो गई कि किसी को, जिसको बैल बेचना है उसको बकरी नहीं खरीदना, और जिसको बकरी बेचना है उनको बैल खरीदना है। तो उस समय इन चीजों की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, और तब धातुएं जो थी वो इसका माध्यम बनी मुद्रा की। और धातुएं उस समय कांसा, तांबा, पीतल, ये धातुएं शुरुआत से रही हैं, और इन धातुओं को विनिमय का एक माध्यम बनाया गया। धीरे धीरे करके इनको और डेवलप किया गया, और फिर इनको ढाल करके सिक्के का रूप दिया गया। आगे चल करके जो बड़े बड़े जो ट्रांजेक्शन्स होते थे, उनके लिए सोने और चांदी के सिक्के यूज में आने लगे। छोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए तांबे, कांसे और पीतल के सिक्के यूज केस में होने लगे। लेकिन आगे चल के इनमें भी प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम ये आई कि भारी मात्रा में सिक्कों को यहाँ से वहां ले जाना। मैं आपको बता दूं कि कुछ सिक्के ऐसे भी है, आप गूगल पे ढूंढेंगे तो शायद मिल भी जाए। कुछ सिक्के ऐसे भी थे जिनका वजन 1 किलोग्राम था, आप समझ सकते हैं। तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें होने लगी। लुटेरे जो हैं इनको लूटने लगे, तो प्रॉब्लम्स इसमें आने लगी। तब उन्हें जो बड़े व्यापारी थे, खासकर उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, और तब पेपर करेंसी का आविष्कार हुआ। पेपर करेंसी, कौन सी पेपर करेंसी? पेपर करेंसी वो था कि भाई जो हम सोना दे रहे हैं या सोने के सिक्के दे रहे हैं, उसमें जाली करने लगे लोग, और ट्रांसपोर्टेशन में जब दिक्कतें आने लगी, तो उनको एक माध्यम मिला कि हम सुनार के पास, स्वर्णकार के पास जाएं, और वहां पे हम उसको चेक कराएं कि ये सोना सही है या नहीं है, और इतनी मात्रा में सोना हम लेके जा रहे हैं तो हम इसको कैसे दें। तो सुनार के पास जब हम सोने को रख देते थे, भारी मात्रा में या जितना भी हो, उसके बदले वो सुनार हमें एक रिसिप्ट काट के देता था, जिस रिसिप्ट पे लिखा रहता था कि मैं धारक को 2 किलो चांदी, 500 ग्राम सोने देने का वचन देता हूँ। नीचे उस दुकानदार का मुहर और सिग्नेचर होता था, और वो पर्ची, वो जो रिसिप्ट था, वो रिसिप्ट जिसको ले आकर के दे देते, वो व्यक्ति सुनार के पास जाकर के उतना चांदी और सोना ले लेता था। तो मेरे हिसाब से वो जो रिसिप्ट था, वो दुनिया की पहली पेपर करेंसी थी, और उसको ले जाना लाना बड़ा आसान हुआ लोगों को, विनिमय का साधन भी आसान हो गया, ढोने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन उसका क्राइटेरिया बहुत सीमित था। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे किसी सोनार को दिए, उससे रिसिप्ट ले लिए, तो आप दूसरे जगह जाकर के या दूसरे राज्य में जाकर के वहां पे उसको भुना लेते, उसको नहीं भुना सकते थे आप। आपको फिर वापस इसी राज्य में आकर के भुनाना पड़ता। कुछ ही ऐसे स्वर्णकार थे जो ये काम करते थे, और जिनको रजिस्टर्ड करके रखा गया था। जैसे आपने देखा होगा, मुंबई के एक जगह पे मैं गया खाना खाने, भोजन करने के बाद मैंने वहां पे 500 रुपए का एक नोट दिया, 300 कुछ रुपए का खाना हुआ, बाकी जो पैसे बचे उसके उन्होंने टोकन दे दिए हमें। उन्होंने कहा इस कैंपस में जितनी भी दुकानें आपको दिख रही है, किसी भी दुकान में ये टोकन देकर के बदले में आप सामान खरीद सकते हैं। मतलब कि वो टोकन जो उन्होंने दिया, वो टोकन ही उनके लिए करेंसी थी। अब उस टोकन को हम जैसे पान वाले के पास गए, उसी कैंपस में जितने भी दुकान है वो सारे कैंपस वाले जानते थे। पान वाले के पास गए, या फिर वहां पे हम किसी कोल्ड ड्रिंक्स वाले के पास गए, या कोई और सर्विस के वाले, सैलून भी उसी उसमें है, सैलून वाले के पास गए, तो वो उस टोकन के बदले हमारा काम करता था। शाम को वो टोकन जाकर के वहां देकर के उससे पैसे ले लेता था। लेकिन अगर उस टोकन को हम मुंबई से दिल्ली ले आकर के और वहां उसको भुनाने का प्रयास करेंगे, तो वो नहीं भुनेगा, क्योंकि वो दरअसल कोई करेंसी है नहीं।
ठीक इसी प्रकार उस समय स्वर्णकारों के पास से मिली हुई रिसिप्ट जो थी वो उनके लिए करेंसी की काम करने लगी और आगे चल करके इनमें बदलाव हुए और हर राज्य के जो राज्य अधिकार के जो लोग होते थे उन्होंने फिर अपनी करेंसी बनानी शुरू की और उसके एवज में धातुएं रखी जाती थी, इसीलिए उन करेंसी का वैल्यू कभी डाउन नहीं होता था। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। 2021 में एक बक्से में 1 लाख रुपए काउंट करके आपने रख दिया, उस बक्से को बंद कर दिया। 1 साल बाद उस बक्से को हम ओपन करेंगे तो उस बक्से से कितना पैसा निकलेगा? सागर सुमन सर है 1 लाख 1 लाख निकलेगा सर, उतना ही निकलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं वो मात्र 94,000 रुपए रहेगा। अब ये काउंटिंग में तो 1 लाख रहेगा सर, आपने एग्जैक्टली सही कहा, बट उसकी वैल्यू जो होगी वो 6% रेट से कम हो जाएगा। एग्जैक्टली आपने सही कहा सर, क्योंकि हर साल जो महंगाई दर बढ़ रही है उस हिसाब से उसकी वैल्यू घट गई। जो चीजें हम 2021 में 1 लाख में खरीद सकते थे वही सामान 2022 में खरीदने जाएंगे तो हमें 1,08,000 रुपए या 1,06,000 रुपए लगेंगे। इन्फ्लेशन रेट जो महंगाई दर है वो हमें हमेशा मारेगी। तो अगर उस करेंसी के बदले में, उस करेंसी के एवज में अगर धातुएं रखी जाए, अगर सोना रखा गया होता उस बक्से में, जिसमें मैंने कहा 1 लाख रुपए मैंने जो नोट गिन के रखे